सो वेल फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात से। बॉयज़, ये जो वर्ड सुना है आपने, बॉयज़ बोलते हैं ना, पता है इनको क्या चीज़ चाहिए होती है? इनको चाहिए होता है अटेंशन। कोई भी लड़का है ना, किसी भी लड़के को आप देख लेना, आपके आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कॉलेज में, कहीं भी देख लेना, ये सिर्फ एक ही चीज़ सीख करते हैं हर समय, वो है अटेंशन। दूसरे नंबर पे आपके आते हैं मैन, जिनको हम मैन बोलते हैं, आदमी बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको प्यार और रिस्पेक्ट, दो चीज़ों की तलाश होती है। जितने भी लोग आपको दिखते हैं कहीं पर भी, अगर वो आपको प्यार और इज्जत की तलाश करते हुए दिखें, समझ लीजिए कि वो मैन है। तीसरी कैटेगरी वाले लोग आते हैं जिनको बोला जाता है लेजेंड। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनकी इज्जत करता है और कौन उनसे प्यार करता है, और ना ही उन्हें किसी भी तरह के अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का ये जो वीडियो है, अगर आप पूरा देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लेजेंड्स वाली कुछ फीलिंग्स आपके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि जिस बुक को मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ वो इतनी अमेजिंग किताब है, इतनी अमेजिंग किताब है। उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं शायद आपने अपनी ज़िंदगी में ना ही तो कभी सुने होंगे, ना ही कभी पढ़े होंगे। तो इस बुक का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। आप इस किताब का नाम देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि द करेज टू बी डिसलाइक, यानी कि जब आपके अंदर एक करेज आ जाए ना कि दुनिया आपको डिसलाइक कर रही है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, समझ लीजिए आप लेजेंड बन चुके हैं। तो इस किताब की हम चर्चा करेंगे और बहुत बारीकी से इस किताब को समझेंगे। ये किताब आपकी जैपनीज़ कॉन्सेप्ट पर है, जैपनीज ऑथर ने इस किताब को लिखी है। और आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी बात आती है लाइफ के बारे में या फिर हैप्पीनेस के बारे में, तो जो कॉन्सेप्ट जैपनीज ऑथर आपको देते हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले। तो बहुत अमेजिंग किताब होने वाली है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो अगर हम इस बुक की बात करें, इसको थोड़ा सा हम ओवरव्यू समझें कि इस किताब के अंदर क्या है, तो इस किताब के अंदर एक कॉन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में। एक यंग बॉय है, यंग लड़का, और दूसरे हैं फिलोसोफर। इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन है। ये जो यंग लड़का है, ये एक यंग लड़का ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब के अंदर दिया गया एक यंग लड़का है, ये हम सब की कहानी है, आप और हम जैसे। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, हमारी जो एज होती है उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। बचपन होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो अलग अलग स्टेज से हम गुजरते हैं। होता क्या है, जब आप छोटे होते हो तो आपने एक कहावत भी सुनी होगी, जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो उस समय हमारा बस्ता भारी होता है और हमारे ऊपर जिम्मेदारियां कम होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो बस्ता हमारा बहुत छोटा होता जाता है और जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। तो ऐसी जिम्मेदारियां कुछ इस यंग, जो ये जवान लड़का है, उसको अपनी ज़िंदगी में फेस करनी पड़ रही हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी सोशल लाइफ, लव लाइफ, फैमिली, रिश्तेदार, करियर, गोल, इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, परेशान है। इसीलिए वो फिलोसोफर के पास जाता है, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करता है और 5 रात उस फिलोसोफर के साथ बिताता है। 5 रात तक इनके बीच में कॉन्वर्सेशन चलती है, जिससे बहुत फ्रूटफुल क्रक्स निकल कर आता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस किताब में जो कॉन्वर्सेशन हुई है, बिल्कुल आपने अगर रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी है तो जैसे उसमें कॉन्वर्सेशन चलती है बच्चे और उनके पिताजी के बीच में, वैसे ही कॉन्वर्सेशन है आपकी ये यंग बॉय और फिलोसोफर के बीच में। तो इस तरीके से इस किताब को फ्रेम किया गया है और हम इस किताब में क्या दिया गया है उस पर ज़्यादा जोर डालने की बजाय हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो दिया गया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और क्या हमें सीखना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पूरी की पूरी किताब इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। So the first lesson, that is, don't determine your present and future on the basis of your past। जी हाँ, इस किताब के अंदर जो फिलॉसफी यूज़ करी गई है वो आपके ऑस्ट्रियन जो बहुत ही बड़े साइकेट्रिस्ट और फिलोसोफर है, जिनका नाम है एल्फ्रेड एडलर, उनकी फ़िलासफ़ी यूज़ करी गई है। और अगर मैं बात करूं तो उनकी फ़िलासफ़ी काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है। तो इसका सबसे पहला लेसन आता है कि अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को अपने पास्ट के बेसिस पर डिटरमाइन ना करें। यहाँ पर ये साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, आपकी स्टार्टिंग कैसी रही, आपका बचपन कैसा गुजरा है, इससे बिल्कुल डिटरमाइन नहीं होता कि आपका प्रेजेंट कैसा होगा। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक ऐसे ट्रॉमा से गुजरे होते हैं जहाँ पर कई लोगों के साथ, कई लोगों ने बहुत गरीबी देखी होती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता का डाइवोर्स हो जाता है तो उनका शादी से बोलते हैं कि बिलीव ट्रस्ट ही हट जाता है कि शादी वादी सब बेकार चीज़ है।
बहुत सारे लोगों के साथ कई सारी टॉर्चर किया जाता है उन्हें बचपन में। तो बोलते हैं लोग कि इस बच्चे के साथ बचपन में बहुत गलत हुआ, जिसकी वजह से इसका प्रेजेंट पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, इसका फ्यूचर भी मुझे ब्लाइंड दिखता है। लेकिन यहाँ पर ये साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। आपका बचपन, आपका पास्ट कैसा गुजरा है बिल्कुल डिटरमाइन नहीं करता कि आपका प्रेजेंट कैसा होगा। उसका तर्क देते हुए इन्होंने बताया है कि आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है, वो है आपकी चॉइसेस। आपकी चॉइसेस ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप हमेशा फ्री होते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप फ्री हो कि आपको करना क्या है। इसलिए आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास पास्ट में ये हुआ था। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करिए आप मॉर्निंग में तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, आपने कपड़े पहन रखे हैं। अब क्या होता है कि आपका एक छोटा सा बच्चा है, वो दूध पी रहा होता है और वो जो दूध का गिलास होता है गलती से आपके कपड़ों पर गिर जाता है, आपके कपड़े खराब हो जाते हैं, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, आप अपनी वाइफ पर, बच्चे पर और पूरी फैमिली पर चिल्लाना शुरू कर देते हो। इतनी देर में आपके मैनेजर का कॉल आता है आपके पास और आप कैसे बात करते हो, हेलो सर, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, बस सर निकलने वाला हूँ। मतलब आपकी टोनलिटी कितनी जल्दी बदल जाती है, आपने देखा। और फिर से फ़ोन करते फिर चिल्लाना स्टार्ट। यानी कि आपके पास एंगर था, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कि आपको गुस्सा हो रहा है, आपके कपड़े गंदे हो चुके हैं, आप लेट हो रहे हैं, लेकिन आपने तुरंत अपनी टोन चेंज करी और प्यार से बात करना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स कि आपके पास हमेशा चॉइसेस होती हैं, आप उसी के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं और उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बहुत अच्छी बात बोली है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा पास्ट बहुत बेकार गया है, पास्ट में मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है, जिसकी वजह से मैं आज स्ट्रगल कर रहा हूँ या मेरा फ्यूचर ख़राब होने वाला है। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। प्रेजेंट डिपेंड करता है आपके चॉइसेस पर, तो प्लीज़ चॉइसेस लेना शुरू करिए। जैसी आपकी चॉइसेस होंगी वैसा आपका प्रेजेंट और वैसे ही आपका फ्यूचर होगा। अब हम दूसरे लेसन की बात करते हैं जो आपको एक बॉय या फिर मैन से एक लेजेंड की तरफ लेकर जाएगा, वो है ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जी हाँ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है आपका दूसरे के साथ संबंध होना। कैसा भी रिलेशन हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने साफ बताया है कि आपके जो रिलेशन होते हैं वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। किस पर्सपेक्टिव से बताया वो समझिए। ऐसा नहीं कि अगर आपका किसी से रिलेशन है तो प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने बताया कि जब आप किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं और कोई दूसरा आपके काम में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देता है, इट मीन्स आप समझ लीजिए कि आपकी हैप्पीनेस खत्म होने वाली है, आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। अब यहाँ पर ऑथर ने इसका सोल्यूशन बताया है कि सेपरेशन ऑफ वर्क, सेपरेशन ऑफ टास्क। सामने वाले का काम सामने वाले को करने दीजिए और अपना काम आप खुद करिए। क्या पहचान होती है, जैसे मैंने आपको बताया, लेजेंड्स कौन होते हैं जिन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोच रहा है, कौन उनको अटेंशन दे रहा है, कौन उनको प्यार दे रहा है, कौन उनको इज्जत दे रहा है। वो अपने काम में मस्त रहते, जो उन्हें काम दिया गया उसको पूरा करते हैं डेडिकेशन के साथ में। यही चीज़ यहाँ पर ऑथर ने बताई है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत प्यारी कहानी है, उससे ऑलमोस्ट 99% ये जो किताब वो आपको समझ में आ जाएगी। अब ये जो स्टोरी है वो एक छोटे से गांव की है। एक राज्य में छोटा सा गांव होता है जहां पर एक किसान होता है, बहुत गरीब होता है, और वो किसान एक छोटा सा घोड़ा होता है, घोड़े का बच्चा होता है, उसे बचपन से ही पाल रहा होता है, पालता है, उसे ट्रेन करता है, उसको सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, उसे ट्रेन करता है, उसे तेज बनाता है। धीरे धीरे घोड़ा बड़ा होता जाता है और बड़ा होने के साथ वो घोड़ा इतना फास्ट हो जाता है, इतना ट्रेन हो जाता है कि आसपास के गाँव, आसपास के शहर और आसपास के राज्य में उस घोड़े की बहुत ज़्यादा चर्चा होना स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसे ही इस चीज़ के बारे में राजा को पता चलता है, उस राज्य के राजा तुरंत उस किसान के घर पे आते हैं और उस किसान से बोलते हैं कि तुम्हें जितनी दौलत चाहिए, जितना पैसा चाहिए ले लो, ये जो घोड़ा है ना ये मुझे दे दो, क्योंकि इस घोड़े के अंदर बहुत काबिलियत है और तुमने इसे बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, इसकी मदद से हम अपने राज्य को और ऊपर उठाएंगे। लेकिन जो किसान होता है वो उन राजा की बात से इनकार कर देता है। वो कहता है राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और मैं घोड़े को अपने साथ में रखूँगा। ठीक है, राजा वापस चला जाता है। अब उसके बाद जो गाँव वाले होते हैं वो उस किसान के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कितना मूर्ख इंसान है, राजा खुद तेरे दरबार पर आया, तेरे घर पर आया, जो तेरे को इतना ज़्यादा दौलत देना चाहता था, एक छोटे से घोड़े, एक मामूली से घोड़े के बदले में, और तुमने इतनी दौलत को कैसे नज़रअंदाज कर दिया। वो किसान बोलता है भाई माफ़ करो, अपना काम करो भाई, अपनी ज़िंदगी देखो, मैं खुश हूँ, जो मैंने किया वो सही किया। वापस चले जाते हैं। 2-3 दिन बाद खबर आती है कि जो घोड़ा होता है किसान का, वो किसान को छोड़कर फुर्र रफू चक्कर रात ही रात गायब हो जाता है। फिर ये बात गाँव वालों को पता चलती है, गाँव वाले फिर किसान के पास आते हैं और उसी किसान से बोलते हैं देखा, अगर राजा का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते तो कम से कम पैसा तो पास में होता, ना ही पैसा ना ही घोड़ा,
रह गए अकेले। फिर से वो किसान बड़े नॉर्मल तरीके से बोलता है भाई माफ़ करो, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो मेरी लाइफ में, जो भी है सही चल रहा है, कहीं गया है जाने दो, वापस आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं किसी बात, मस्त है, ऐसे बोल के फिर जो भी है उनको भगा देता है वहाँ से वो किसान। कुछ दिनों बाद दिखता है कि वो जो घोड़ा है वापस किसान के पास आ रहा होता है और अपने साथ में 20 और घोड़े लेकर आ रहा होता है। फिर ये बात फिर से गांव वालों को पता चलती है, गांव वाले फिर से किसान के यहाँ आ जाते हैं और किसान से बोलते हैं वाह तुम तो बहुत तेज निकले, बहुत शातिर निकले, मतलब तुम्हें पता था कि तुम्हारा घोड़ा कहाँ गया है और उसी जैसे तेज तरार 20 घोड़े और लेकर आ गया, बहुत शातिर निकले। फिर से वो किसान बोलता है क्या लोगे, पैर छू लूँ, माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ लाइफ में इंटरफेयर मत करो, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, जैसे मैं जी रहा हूँ जीने दो। मेरा घोड़ा गया आया, 20 घोड़े लिया, कौन सी नई बात है, कौन सी बहुत ज़्यादा उत्साहित बात है, लाया, उसकी मर्जी थी, गया और ले आया, बस। बहुत नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करता है किसान हर एक सिचुएशन में। अब इसके बाद क्या होता है कि किसान का बेटा होता है। अब वो बेटा जो 20 घोड़े लेकर आया होता है उनको ट्रेन कर रहा होता है और ट्रेन करते करते वो एक घोड़े से गिर जाता है और उसके पैर टूट जाते हैं। फिर से गांव वालों को पता चलता है, गांव वाले फिर से उस किसान के पास आते हैं और उस किसान से बोलते हैं जो भी वो गलत हुआ, मतलब तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब होगी, उसके पैर चले गए। किसान का रिएक्शन फिर से वही होता है, यार तुम्हें क्या चाहिए, मेरे घोड़े से मेरा बच्चा गिरा, उसके पैर टूटे, ठीक है मुझे नुकसान हुआ, तुम्हारा क्या है, तुम क्यों बार बार परेशान हो रहे हो। अगर भगवान ने चाहा है कि उसके पैर जाने हैं तो चले गए, वापस आ जाएंगे, जो भी होगा अच्छा होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने डिसाइड किया, उसी के हिसाब से हो रहा। हर सिचुएशन में पॉजिटिव और हर सिचुएशन में नॉर्मल रहता है। फिर कुछ समय बाद न्यूज़ आती है कि उस राज्य पर दूसरा राज्य अटैक करने वाला होता है। तो जैसे ही अटैक करने वाला होता है तो उस राज्य का जो राजा होता है उस राज्य के जितने भी युवाएं होते हैं उन सबको अपनी सेना में भर्ती कर लेता है युद्ध के लिए। सिर्फ एक ही जो युवा बचता है वो इस किसान का बेटा जिसके पैर टूटे हुए थे। तो यहाँ से क्या समझ में आया इस स्टोरी से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इवेंट किसकी लाइफ के साथ हो रहे थे, किसान की लाइफ के साथ में। घोड़ा किसने पाला, किसान ने, और जो घोड़ा था वो किसका योग्य घोड़ा था, किसान का। घोड़ा छोड़कर किसका गया, किसान का गया। वापस 20 घोड़े किसके पास आए, किसान के पास। बच्चे के पैर किसके टूटे, किसान के। ठीक है, ये सब किसान के साथ हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना, पड़ी लकड़ी कौन ले रहा है, गाँव वाले। वो किसान की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो किसान को कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी लाइफ जैसी चल रही थी वैसी चलती गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इनकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ा, कभी ये खुश कभी ना खुश, कभी खुश कभी ना खुश। क्यों? क्योंकि ये दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे। यही आजकल हो रहा है। आप कहीं भी देख लेना, आप चाहे नौकरी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, अपन खुद क्या कर रहे हैं कोई मतलब ही नहीं है, दूसरे के में झांकना है। नारद मुनि हर किसी को बनना है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि ये जिसके अंदर होती है ना वो लेजेंड बन ही नहीं सकता। लेजेंड बनने के लिए आपको ये नहीं देखना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हर सिचुएशन में नॉर्मल रहना, ना ज़्यादा नेगेटिव ना ज़्यादा पॉजिटिव, और किसी दूसरे के टास्क पर तो फोकस करना ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने ये स्टोरी आपको सुनाई। अब हम तीसरे बड़े लेसन के बारे में बात करते हैं। दैट इज़ माय डियर फ्रेंड, हैव द करेज टू डिसलाइक्ड बाय द पीपल। सिंपल सा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपके पास ये करेज है कि आपको आपके दोस्त बोले यार तू तो बहुत बेकार इंसान है, और आप उसको एंजॉय करें। आपके पेरेंट्स बोले ये तो बिगड़ गया लड़का, बेकार लड़का है, और आप उसको एंजॉय कर रहे हो। आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं सुनता ही नहीं किसी की, अपनी धुन में मग्न रहता है, और आप उसको एंजॉय कर रहे हो। ऐसा आपके अंदर क्वालिटी है? मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि लोगों के अंदर ऐसी क्वालिटी मिल जाए। जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है वो लेजेंड होता है। अब मैं आपको ना एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, स्कूल के अंदर आप सभी ने पढ़ाई करी होगी, तो स्कूल के अंदर दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है टॉपर स्टूडेंट और एक होता है वो बैक बेंचर जो पीछे बैठता है। टॉपर स्टूडेंट की क्वालिटी क्या होती है? सुबह टाइम से पहले स्कूल आना, फ्रंट बेंच पर बैठता है। क्यों बैठता है? क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए होता है। जब वो घर पे जाता है तो उसके पेरेंट्स उसकी बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि भाई पढ़ने में अच्छा है, भाई बात मान रहा है, पेरेंट्स बड़ाई कर रहे हैं, पेरेंट्स उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। स्कूल में आता है टीचर्स उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाता है, समाज में जाता है तो रिश्तेदार उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अगर वो दोस्तों के साथ में तो दोस्त उसकी बड़ाई कर रहा है। तो उसकी ग्रूमिंग इस तरीके से होती है कि उसको बस रिकॉग्निशन चाहिए होता है हर जगह पे। तो जब वो कहीं नौकरी भी करने जाता होता है ना, कहीं काम करने, तो वहाँ पर भी उसे ऐसा लगता है कि 4 लोग उसकी बड़ाई करें, क्योंकि आदत तो रिकॉग्निशन की पड़ चुकी है। जब तक 4 मीठी चुपड़ी बातें ना सुनने को मिले तब तक मज़े ही नहीं आता। तो इस तरीके का बिहेवियर, ऐसा डेवलपमेंट हो जाता है इस इंसान का कि इसको बिना रिकॉग्निशन के कोई काम कर ही नहीं पाता है।
इसी वजह से जो इस कैटेगरी वाले लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करते हैं और खुद का बिजनेस तो खड़ा कर ही नहीं पाते। तो ये आपको समझना है कि अगर आप रिकॉग्निशन देखते हैं कि लोग आपकी बड़ाई करें, लोग आपसे खुश रहें, तो आप एक चीज़ समझ लेना कि जो ऐसा इंसान है जिससे सब कोई खुश है, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार, तो आप समझ लीजिए कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले हो और आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बैक बेंचर होते हैं। भाई बैक बेंचर आप सबको पता है, घर जाएंगे तो बाप गाली दे रहा है, स्कूल में आते तो टीचर मार दे रहा है, ठीक है, दोस्तों के साथ में गाली गलौज चल रही है, हर जगह उनका ऐसा माहौल होता है जहाँ पर कोई रिकॉग्निशन उन्हें मिलता ही नहीं है। फिर उसके बाद अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर भी ना तो टाइम पर ऑफिस जाते हैं, ना टाइम पर उतना वर्क करना, बॉस वहाँ गाली दे रहा है, तो उनकी डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से हो जाती है कि उन्हें रिकॉग्निशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, वो इंसान मग्न रहते हैं, खुश रहते हैं, जो कर रहे हैं अपने हिसाब से करते हैं, खुश रहते हैं। कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है, कौन उनकी बड़ाई कर रहा है, कौन उनसे खुश है, कौन उनसे दुखी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही तो डेफिनेशन लेजेंड की। अगर आप एक ऐसे इंसान बन गए हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कौन आपसे दुखी है, कौन सुखी है, कौन आपका बेनिफिट देख रहा है, कौन आपसे नफरत कर रहा है, आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा, इट मीन्स आप लेजेंड। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग, एक ऐसे कठोर इंसान बन जाओ जो मतलब किसी की फीलिंग ही ना समझो। मेरा कहने का सेंस है कि अगर आपको कोई नेगेटिव वे में डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको कोई डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको कोई यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर आप सतर्क रहें, किसी की मीठी चुपड़ी बातों में ना आए, अगर किसी के ओपिनियन से अपना डिसीजन चेंज ना करें, तो इस तरीके का आप अपना बिहेवियर डेवलप करें। तो ये होता है जब आप रिकॉग्निशन ढूंढना बंद कर देते हो ना, आप लेजेंड बन जाते हो। तो रिकॉग्निशन ये जो वर्ड है ना, अपनी डिक्शनरी से बाहर निकाल दो। कभी भी कहीं पर भी कोई काम कर रहे, पढ़ाई कर रहे, कुछ भी कर रहे हो, इस चीज़ की तलाश में बिल्कुल मत रहो कि सामने वाला आएगा और आपको रिकॉग्नाइज करेगा। ये सोचो सामने वाला आए, मुझे हेट करे, दैट्स द परफेक्ट थिंग। सो माय डियर फ्रेंड, ये वो 3 पॉइंट्स थे, ये वो 3 लेसन्स थे जो आपको एक बॉयज़ या फिर मैन से एक लेजेंड बनाते हैं। ये 3 कौन से लेसन्स थे, मैं एक बार समराइज कर दूं। पहला लेसन था कि आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को पास्ट के बेसिस पर बिल्कुल डिटरमाइन ना करें। आपका प्रेजेंट और फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसी चॉइसेस लेते हैं। दूसरा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सीधी बात है कि किसी और के काम में बिल्कुल इंटरफेयर ना करें, घुसने की कोशिश ना करें और किसी और को अपने काम में इंटरफेयर कराने की कोशिश ना करें। सेपरेशन ऑफ टास्क, जितना अपने काम से मतलब रखोगे उतने ही अच्छे और उतने ही पावरफुल इंसान बनते जाओगे। एंड जो लास्ट वन है, दैट इज माय डियर फ्रेंड, हैव द करेज टू बी डिसलाइक बाय द पीपल। अपने अंदर इतना करेज डेवलप करें, रिकॉग्निशन के पीछे ना भागें। अगर आपको लोग नफरत कर रहे हैं, लोग आपसे हेट करते हैं, लोग आपको बुरा भला बोलते हैं, इसका मतलब आप जिंदा हो। एक सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ, बड़ाई अगर किसी की होती है तो वो मुर्दे की होती है। जब इंसान मर जाता है ना, कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, मरने के बाद 4 आदमी बैठ के उसकी बड़ाई करते हैं, कभी बुराई नहीं करते। तो समझ लो, अगर आपकी बुराई नहीं हो रही तो आप मर चुके हो, और बुराई हो रही तो आप जिंदा हो। तो ये 3 वो लेसन्स थे जिस किताब से, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स थे जो आपको मैन बॉयज़ से एक लेजेंड बना देंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आप किस बुक पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।